सेशन में। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं आज हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। हमारा पहला आर्टिकल है प्रधानमंत्री श्री स्कूल्स के बारे में। अभी न्यूज़ में है ये, इसके बारे में हम जानेंगे। उसके बाद में दूसरा आर्टिकल है हमारा MMR अवेयरनेस वीक के बारे में। MMR अवेयरनेस वीक, इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। और तीसरा आर्टिकल है हमारा रेड सी के बारे में। इसकी लोकेशन देखेंगे कहाँ है और न्यूज़ में क्यों, वो भी देख लेंगे। न्यूज़ इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं। और फोर्थ आर्टिकल है वो टोकेनाइजेशन के बारे में। टोकेनाइजेशन के बारे में है। और हमारा फिफ्थ लास्ट और आर्टिकल है, सबसे लास्ट, वो है रानी लक्ष्मीबाई के बारे में। देख लेंगे रानी लक्ष्मीबाई के बारे में आज क्या न्यूज़ है। चलते हैं, डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले एक बार ये देख लो। अभी न्यूज़ में है ये कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में 2+2 मीटिंग हुई है। ठीक है, उसके बारे में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में 2+2 मीटिंग हुई। तो सबसे पहले जान लो 2+2 मीटिंग क्या होती है। ये कुछ दिन पहले इंडिया और US के बीच में भी हुई थी, तभी ये न्यूज़ में था। तो 2+2 मीटिंग क्या होती है, इसमें क्या होता है, दो देशों के फॉरेन मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर आपस में मिलकर वार्तालाप करते हैं, चर्चा करते हैं किसी मुद्दे पर जो अभी न्यूज़ में चल रहे हैं, या फिर कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जिन पर चर्चा करते हैं जो ज़रूरी हो। तो उसे 2+2 मीटिंग कहते हैं। दो देशों के दो मिनिस्टर, कौन सी, फॉरेन मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर। यहाँ इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, और ऑस्ट्रेलिया के फॉरेन मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर आपस में मिलकर चर्चा करेंगे। यह है 2+2 मीटिंग। और भारत की 2+2 मीटिंग किन देशों के साथ में होती है, भारत की 5 देशों के साथ में 2+2 मीटिंग होती है। किन किन देशों में, 3 तो क्वाड के हैं, कौन कौन से, ऑस्ट्रेलिया, जापान और USA, ये 3 है। इसके अलावा 2 देश हैं, कौन से, पहला रसिया और दूसरा UK। इंडिया की 2+2 5 देशों के साथ में होती है। कौन कौन से, पहला कौन कौन से देश है, USA, जापान और ऑस्ट्रेलिया। 3 देश ये हो गए, 3 क्वाड के देश ऐसे याद रख लेना। और 2 है रसिया और UK। ठीक है, किसी को भी इंडिया नाराज़ नहीं करता। US के साथ किया तो रसिया के साथ भी कर लिया, जापान ऑस्ट्रेलिया के साथ में, और UK के साथ में 5 देश हैं, इनके साथ इंडिया की 2+2 मीटिंग होती है। ठीक है, चलते हैं अपने पहले आर्टिकल की ओर। हमारा पहला आर्टिकल है प्रधानमंत्री श्री स्कूल। तो सबसे पहले ये न्यूज़ में क्यों है, तो हमारी यूनियन मिनिस्टर है ना, एजुकेशनल मिनिस्टर, इन्होंने अभी लॉन्च करी है। क्या लॉन्च किया है, 37 PM केंद्रीय विद्यालय KV, 26 ये नवोदय विद्यालय NVS लॉन्च की है। इसलिए कहाँ लॉन्च की, उड़ीसा में, इसलिए ये न्यूज़ में। अभी ये देखो, नवोदय विद्यालय आपने सुना होगा, केंद्रीय विद्यालय आपने सुना होगा, बट ये श्री विद्यालय क्या है, ये श्री स्कूल, ये तो आपने नहीं सुना यार, ये क्या होता है। तो देखो इसकी फुल फॉर्म ये है, प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। ये प्रधानमंत्री जी द्वारा लॉन्च किया गया एक इनिशिएटिव है, इसे प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। ठीक है, तो इस जो भी स्कूल्स का इनिशिएटिव है इसके बारे में जान लेते हैं। इसका जो इसे स्टार्ट किया गया था, कब किया था, 2022 में, 2022 में यूनियन कैबिनेट ने इसे अप्रूवल दिया था। ठीक है, और ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ये इनिशिएटिव है, इसके याद रखना, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड। इसमें ये फैक्ट है, अगर न्यूज़ बन जाती है ना, मतलब प्रीलिम में क्वेश्चन बनता है PM श्री किस टाइप की स्कीम है, तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड। जनरली नहीं बनता इसमें, लेकिन फिर भी आप माइंड में रख सकते हो, कई बार UPSC पूछ भी ले। तो ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड इनिशिएटिव है। और कितना डेटा फंड वगैरह दिए जाएंगे ये इतना पूछेगा नहीं, इतना याद नहीं रखना, बाकी इतना याद रहेगा भी नहीं। और कौन कौन इम्प्लीमेंट करेंगे, गवर्नमेंट है, स्टेट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट है और यूनियन टेरिटरी है, लोकल जो बॉडीज़ है वो इसे मैनेज करेंगी। ठीक है, इसमें क्या किया जाएगा, इसमें ये किया जाएगा, इस जो स्कीम में ऐसे स्कूल्स है ना वो बनाए जाएंगे। और इसमें जो अपनी नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी थी 2022 की, उसके आगे बढ़ाने के लिए शोकेस के रूप में इसका यूज़ किया जाएगा। उस एजुकेशनल पॉलिसी में यही तो कहा गया था, स्कूलों में अच्छी शिक्षा दी जानी चाहिए और जो प्रैक्टिकल बेस पे एजुकेशन दी जानी चाहिए, तो उसको ही आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे। जिससे क्या होगा, जो आसपास के और भी स्कूल्स हैं वो इनसे सीखेंगे भाई कि हाँ ये बढ़िया शिक्षा दे रहे हैं। फाइनेंशियल इसमें कितने पैसे लगेंगे कितने नहीं, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, फैक्चुअल डिटेल है अपने लिए।
ये इसके फीचर क्या क्या है ये देख लो, इसके फीचर क्या किया है पीएम श्री स्कूल के, इसके फीचर क्या है। इसमें एक तो इक्विटेबल एजुकेशन, इक्विटेबल मतलब समान एजुकेशन, जो भी पढ़ रहे बच्चे हैं उसमें इक्वल एजुकेशन दी जानी चाहिए। और उनका फोकस किया किस पे फोकस होना चाहिए, फोकस होना चाहिए एक तो हमारा जो डाइवर्स बैकग्राउंड है उससे रिलेटेड बच्चों को अवेयर किया जाना चाहिए। फिर लैंग्वेज बहुत सारी है, मल्टी लैंग्वेज है, तो उसकी भी बच्चों को थोड़ा बहुत अवेयरनेस होना चाहिए, हाँ मल्टी लैंग्वेज है, थोड़ा थोड़ा जानकारी दीजिए। और वेरियस एबिलिटी, एकेडमिक एबिलिटीज है, तो बच्चों को उन उससे रिलेटेड भी जानकारी दो, थोड़ा एजुकेशन दिया जाना चाहिए स्टार्टिंग से, ताकि बहुत सारी जो जानकारी है वो मिल सके बच्चों को। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, उसके अंतर्गत जो भी कार्य किया जाए, जो भी स्टेप लिए गए थे उसे आगे बढ़ाने के लिए ये अच्छा स्टेप है, ठीक है। और इसके साथ साथ असेसमेंट भी होगा। कैसे असेसमेंट होगा, स्कूल क्वालिटी असेसमेंट एंड अश्योरेंस फ्रेमवर्क, SQAAF, स्कूल क्वालिटी असेसमेंट एंड अश्योरेंस फ्रेमवर्क, AQAAF। SQAAF ये क्या करेगा, एक बॉडी है जो काम करेगी, अब असेसमेंट का काम करेगी, निरीक्षण का काम करेगी, मतलब जो भी स्कूल है उन्होंने काम किया तो कैसा काम किया, अच्छा काम क्या नहीं किया है, उसके रिगार्डिंग ये उससे रिलेटेड डील करेगी भी हाँ काम हुआ, अच्छा हुआ है, हाँ इन्होंने अच्छा काम किया, उससे रिलेटेड ये डील करेगी। हिंदी मीडियम देख लो, पीएम श्री स्कूल न्यूज़ में है। न्यूज़ में क्यों है, हमारे जो शिक्षा मंत्री है इन्होंने 37 केंद्रीय विद्यालय के भी 26 नवोदय विद्यालय का शुभारंभ किया है, ठीक है। और इसके बारे में जानने से कब लॉन्च किया था, 2022 में ये सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च किया था। और ये केंद्रीय प्रायोजित, मैंने बोला था सेंट्रल स्पॉन्सर्ड, केंद्रीय प्रायोजित, ये चीज़ याद रखना आप, अगर प्रीलिम में क्वेश्चन बन जाए तो याद रखना पीएम श्री स्कूल है ना, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है, केंद्रीय प्रायोजित स्कीम है, ये याद रखना। और इसे लागू करने केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र सरकार है, स्टेट गवर्नमेंट है, लोकल बॉडी मिलकर इसको लागू करेंगे। ये जो अपनी राष्ट्रीय एजुकेशन पॉलिसी थी उसके प्रदर्शन जो भी उसको आगे बढ़ाने में कार्य करेगी। और इसमें फंड कितना दिया जाएगा ये अपने लिए इंपॉर्टेंट है ना, फैक्चुअल डिटेल है। और फीचर क्या है इसके, इसमें इक्वल एजुकेशन, समान शिक्षा दी जाएगी, विविध जो बैकग्राउंड आ रहा है, बहुभाषी जो आवश्यकता है उसके अकॉर्डिंग, और जो जो एजुकेशनल क्वालिटी है ना, एबिलिटीज़ है, उसको ध्यान दिया जाएगा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसको आगे बढ़ाने के कार्य करेगी। इसके साथ साथ में इसका असेसमेंट भी होगा, SQAAF जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इसका असेसमेंट करेगी, निरीक्षण करेगी और अच्छी प्रथाओं को सेट करने का कार्य करेगी। आगे इसके और फीचर को देख लेते हैं हम पीएम श्री के बारे में। पीएम श्री इसमें जो एक फीचर है इसका ये है कि इसमें ग्रीन स्कूल इनिशिएटिव, अब ग्रीन स्कूल इनिशिएटिव क्या है, ये अच्छा पॉइंट है, इसको आप मेंस में यूज़ भी कर सकते हो। कैसे, अगर स्कूल के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन बनता है ना तो वहाँ ये यूज़ कर सकते हो कि हमारे जो स्कूल है ना उसमें बच्चों को स्टार्टिंग से ऐसी एजुकेशन दी जानी चाहिए जिसमें एनवायरनमेंट वगैरह की बात की जाए, इससे मेंस में आप पॉइंट को यूज़ कर सकते हो। और पीएम श्री में ये इसका मतलब क्या था, ग्रीन स्कूल इनिशिएटिव, इसमें क्या होता है कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली एस्पेक्ट होते हैं ना, जितने भी इन्वायरमेंट फ्रेंडली एस्पेक्ट उनको अपनाया जाएगा। मतलब क्या कहना चाहता है, मतलब ये है कि इन्वायरमेंट मतलब पर्यावरण से जो भी संबंधित हो ना, पर्यावरण के लिए अच्छे हो, ऐसे एस्पेक्ट को एजुकेशन में शामिल किया जाए और स्कूलों में भी शामिल किया जाए। जैसे सोलर पैनल है तो स्कूलों में उसको अपनाओ, सोलर पैनल का यूज़ करो। और न्यूट्रिशन गार्डन, ऐसे गार्डन बनाओ जहाँ पे अच्छे अच्छे पोषण वगैरह जो भी गार्डन हो उसको वेस्ट हो उनका अच्छे से मैनेजमेंट किया जाना चाहिए। वाटर जो कंजर्वेशन उसको अपनाया जाना चाहिए। अवेयरनेस बढ़ानी चाहिए किससे रिगार्डिंग, सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल, किस प्रकार से सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल को आगे बढ़ाना चाहिए। LED बल्ब का यूज़ किया जाना चाहिए इससे रिगार्डिंग। फिर इनोवेटिव मतलब इनोवेटिव एपेडोलॉजी क्या होता है, इसमें क्या होता है कि बच्चों को है ना स्टार्टिंग से ऐसी एजुकेशन दो, टीचिंग मेथड ऐसे अपनाओ जैसे कि भाई आप खिलौनों का यूज़ करके समझा रहे हो बच्चों को, पेंटिंग का यूज़ करके समझा रहे हो, ताकि बच्चों का एजुकेशन में इंटरेस्ट जगे ना कि किस प्रकार से पढ़ना है, ठीक है। होलिस्टिक होना चाहिए, लर्नर तो सेंट्रिक होना चाहिए, अच्छी टीचिंग मेथड होनी चाहिए। बच्चों को टॉय वगैरह का यूज़ करो, किसी भी प्रकार से अच्छा हो तो 21st सेंचुरी है उसके अकॉर्डिंग होता है। स्किल बेस्ड होना चाहिए, कुल मिला के जो एजुकेशन है वो स्किल बेस्ड होना चाहिए, ठीक है, समझ रहे हो ना आप। और इसके साथ साथ ये असेसमेंट किया जाएगा, टाइम पर असेसमेंट होना चाहिए, एश्योरेंस दिया जाना चाहिए भाई जहाँ टाइम पर उनका क्या स्कूल में जो काम चल रहा है अच्छा चल रहा है नहीं चलना है, उसका असेट में असेसमेंट करो SQAAF के द्वारा, ठीक है। और इसे इम्प्लीमेंट कौन करेगा, KV, नवोदय, समग्र शिक्षा, इनके द्वारा इम्प्लीमेंट किया जाएगा। सिलेक्शन की मेथोडोलॉजी कैसे सिलेक्ट किया जाएगा,
इसका सेलेक्ट करने के लिए स्कूल में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होंगे, ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से भी किया जाएगा। इसके साथ साथ इसमें ये भी किया जा सकता है कि स्कूल में जो टोटल अक्रॉस इंडिया में है ना, उसमें जियो टैगिंग लगाई जा सकती है। जियो टैगिंग के माध्यम से इनको टैग किया जा सकता है, और जो विस्टिंग विस्टिंग ये है ना, इनके माध्यम से ये टैग करने का कार्य भी कर सकता है। ठीक है, हिंदी मीडियम एक बार देख लो। ग्रीन स्कूल पहल ये क्या है, ये वही बात है, सौर पैनल लगाओ, पोषण उद्यान लगाओ, अपशिष्ट का अच्छे से प्रबंध करो, जल का संरक्षण करो, और ऐसे पहलुओं को शामिल करो जो पर्यावरण से संबंधित हो, और जो सस्टेनेबल लाइफस्टाइल है उसको प्रमोट करो, जागरूकता बढ़ाओ, एलईडी बत्तियाँ उनका यूज़ करो, और ऐसी शिक्षा दो जो नवोन्मेषी मीन्स अच्छी शिक्षा हो, जो प्रैक्टिकल बेस पे हो, जो टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देती हो, खेल खिलौने का यूज़ किया, जैसे बच्चे का इंटरेस्ट जगह इसमें, तो इसमें गुणवत्ता वगैरह भी ध्यान देगा, समय समय पर इसका असेसमेंट मूल्यांकन होना चाहिए इसका। ठीक है, कार्यान्वयन किया जाएगा, रणनीति जो भी उसका समय टाइम पर कार्यान्वयन किया जाना चाहिए, कि जो भी बने उसका कार्यान्वयन कौन कौन करेगा, समग्र शिक्षा केवी एनवीएस है वो उसका कार्यान्वयन करेगा। चयन पद्धति कैसी होगी, ऑनलाइन की मोड से होती है, चुनौती मोड से इनका एग्जाम भी लिया जा सकता है, और ऑनलाइन पोर्टल भी है, इसके साथ साथ इनका जियो टैगिंग भी किया जा सकता है। ये सब चीज़ें इससे रिलेटेड थी। तो ये हमारा पूरा आर्टिकल था। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है एमएमआर अवेयरनेस वीक के बारे में। एमएमआर, अब न्यूज़ में क्यों एमएमआर अवेयरनेस वीक, वर्ल्ड एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस एमएमआर अवेयरनेस वीक मनाया जाएगा। कब मनाएगा, 18 से 24 नवंबर को, 18 to 24 नवंबर को मनाया जा रहा है। ठीक है, अब इसमें ये इसके बारे में जान लेते हैं। एंटी माइक्रो रेजिस्टेंस इसमें क्या होता है, देखो हम है ना, जैसे नॉर्मल हेडेक हो रहा है, बुखार आया है, उसमें क्या होता है, हमें जैसे टेबलेट लेने की ज़रूरत भी नहीं है, या नॉर्मल टेबलेट लेने की ज़रूरत है, उसमें हम क्या करता है, हैवी डोज की जो टेबलेट ले लेते हैं। कई बार क्या है, बिना प्रिस्क्रिप्शन के हम हैवी डोज की टेबलेट ले लेते हैं। तो इस बार तो हमारा ये बुखार या हेडेक वगैरह हो रहा था वो ठीक हो गया। जब नेक्स्ट टाइम हमें ये बुखार या हेडेक वगैरह हो रहा है ना, हमने 100 mg की टेबलेट ली थी, लेकिन नेक्स्ट टाइम जो इसके प्रति जो ये देखो अभी तो ठीक हो गया था, लेकिन जिसकी वजह से जो भी विषाणु, वायरस है, फंगी है, बैक्टीरिया है, पेस्टिसाइड है, जिसकी वजह से जो भी हमें बीमारी हुई थी, इस बार ठीक हो गई क्योंकि हमने हैवी ले लिया है। लेकिन नेक्स्ट टाइम जो ये बैक्टीरिया वगैरह जो भी है ना, वो इसके प्रति रेजिस्टेंस बना लेगा। क्या बनाएगा, जो दवाई ली वो इस पर काम ही नहीं करेगी क्योंकि रेजिस्टेंस बना लिया है। अब ये तो करें इससे भी ज़्यादा हैवी डोज लो, तो वो नेक्स्ट टाइम उससे भी वो बनाएगा। धीरे धीरे जो इसका रेजिस्टेंस इतना बढ़ जाएगा कि हमारे पे कोई दवाई काम ही नहीं करेगी। तो अब तो ठीक ही नहीं हो सकते। तो ये कुल मिला के अगर ये जो रेजिस्टेंस होता है ना, यही होता है कि अगर टाइम के अकॉर्डिंग अगर अपन बिना किसी डॉक्टर की सलाह के या प्रिस्क्रिप्शन के ऐसी ऐसी दवाइयाँ लेते रहेंगे जो हैवी डोज की होगी, तो हमारा शरीर उसको लेके ठीक तो हो जाएगा एक बार के लिए, लेकिन जो भी जिस वजह से, जिस वायरस, फंगी या जिस पेस्टिसाइड वगैरह की वजह से हमारा शरीर बीमार पड़ रहा था, वो उसके प्रति रेजिस्टेंस बना लेगा। और एक बार रेजिस्टेंस बन गया तो फिर तो उसे ठीक ही नहीं कर सकते हो आप। तो ये होता है टोटल रेजिस्टेंस। तो यही न्यूज़ में है, ये अगर तो बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगी है, पेस्टिसाइड है, एक टाइम अगर रेस्पॉन्स करना बंद कर देगा मेडिसिन के प्रति, तो इसको ठीक करना हार्डर हो जाएगा। एग्जाम्पल दिया गया, एग्जाम्पल अपने लिए इंपॉर्टेंट है नहीं कि किस प्रकार से जो ड्रग्स है उसके प्रति वो बना लेता है रेजिस्टेंस, जिससे नेक्स्ट टाइम उसको ठीक ही नहीं कर सकते हैं। जैसे कि ये देखा रिजल्ट है, ड्रग्स रेजिस्टेंस एंटी बैक्टीरियल अदर जो एंटी माइक्रोबियल है मेडिसिन के प्रति वो बना लेते हैं, जिससे वो इनइफेक्टिव हो जाते हैं। कि ड्रग्स होते हैं वो इनइफेक्टिव हो जाते हैं, मतलब उन्होंने बना दिया रेजिस्टेंस। तो इस अगर ड्रग्स को लेंगे तो ड्रग्स काम ही नहीं करेगा, तो जिससे उनको ठीक करना डिफ़िकल्ट हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि वो काम ही नहीं करेगा, इतना अपने दवा ऑलरेडी ले चुके हैं, उन्होंने रेजिस्टेंस बना दी। तो मच्छर होता है, अब आपने देखा हो कई बार मच्छर जो मारने की दवाई होती है ना, उस पर ही मच्छर बैठा है, जो वो घर पे लगाते हैं ना, हीट काला मच्छर मर जाएगा, तो उस पर ही मच्छर बैठा है भाई, चैलेंज कर रहा है, क्योंकि वो रेजिस्टेंस बना लिया उसने। वो रेजिस्टेंस क्यों बना रहा है, टाइम के साथ साथ ये भी तो ग्रो कर रहा है ना, तो वो रेजिस्टेंस बना रहा है, तो उसे आप मारोगे कैसे, वही चीज़ हो रहा है। तो यहाँ पे भी वही चीज़ हो रहा है, रेजिस्टेंस बना रहा है, उसे मार ही नहीं सकते हो। तो इससे कैसे ठीक कर सकते हो, इसके लिए अवेयरनेस फैलाई। कैसे अवेयरनेस फैला सकते हो, एएमआर के बारे में, एएमआर के एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के बारे में इसके अवेयरनेस फैलाई। इसमें क्या होता है, पब्लिक एजुकेशन को बढ़ावा दो, और लोग जो सेल्फ खुद से दवाई ले लेते हैं ना, उसे रोक लगाई जानी चाहिए। स्कूलिंग टाइम से भी इनको एजुकेशन दी जानी चाहिए, इन काफ़ी चीज़ों का ध्यान दिया जाना चाहिए। इससे आप सेल्फ रेगुलेट वो अवेयरनेस वगैरह बढ़ा सकते हो। हिंदी मीडियम एक बार आप देख लो, ये एमएमआर जागरूकता सप्ताह न्यूज़ में क्यों है, न्यूज़ में ये है कि 18 से 24 के बीच में विश्व रोगाणुरोधी प्रतिरोधक जागरूकता सप्ताह मनाया जाएगा। और इसमें क्या होता है, इसमें जो बैक्टीरिया वायरस होता है, कवक के परजीवी है,
जो समय के साथ अपने को खुद को बदल लेते हैं और दवाओं के प्रति प्रतिक्रिया करना, मतलब जो काम करना होता है इफेक्ट करना वो बंद कर देता है, वो रेजिस्टेंस बना लेते हैं उनके प्रति। और ये एग्जाम्पल दे रखा है जो किस प्रकार से वो रेजिस्टेंस बनाते हैं, ठीक है। और दवा के प्रति वो एंटीबायोटिक प्रति रेजिस्टेंस बना लेंगे तो दवाएं होती है, जो मेडिसिन होता है, ड्रग्स होता है, वो इनफेक्टिव होता है, अप्रभावी हो जाएगा, जिससे क्या इलाज करना और भी कठिन और असंभव हो जाएगा। जागरूकता कैसे बढ़ाए? स्व दवाओं के जो खुद से दवा ले लेते हैं लोग बाग, मेडिकल पे गए और दवाई दे तो ठीक हो जाए, नहीं, उस पर रोकना चाहिए। और एजुकेशन दी जानी चाहिए, एंटीबायोटिक दवा को प्रवृत्ता को सुरक्षित तरीके से यूज़ किया जाना चाहिए। एंटीबायोटिक जो भी दवा है खुद अच्छे तरीके से उसका यूज़ किया जाना चाहिए, ठीक है। फिर इसके बारे में ये देख लो। और ये देख रखा कि एजुकेशन मतलब बच्चों को अच्छी एजुकेशन देना चाहिए और बचपन से ही दी जानी चाहिए, किस प्रकार की मेडिसिन लेनी चाहिए, किस प्रकार की नहीं लेनी चाहिए, डॉक्टर की सलाह पे लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए। इसके लिए बच्चों को तुरंत बचपन में ही ऐसी एजुकेशन दी जानी चाहिए जिससे वो फ्यूचर में इस प्रकार की गलतियां न करे। इसके लिए दिल्ली बेस्ड एक सोसाइटी है, DSPRUD, ये WHO और दिल्ली गवर्नमेंट के साथ में मिलकर इसके लिए कार्य भी कर रही है, जो सब मिलकर किस प्रकार से इस जो AMR वीक है ना, इसको आगे बढ़ाए और एम जो अवेयरनेस के इसके प्रति फैलाई कि खुद से दवाई न ले, किसी प्रकार से लोग जो प्रतिरोधकता बना लेते हैं ना, रेजिस्टेंस बनाते हैं, उसे रोकने के लिए लोगों में अवेयरनेस बनाने का कार्य करें। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या स्टेप लिए? गवर्नमेंट ने काफ़ी स्टेप लिए, लाइक दिल्ली डिक्लेरेशन है, इसमें सब जो भी स्टेक होल्डर है ना, WHO है, दिल्ली गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, सारे मिलके अवेयरनेस फैलाने का कार्य करेंगे। इसके साथ रेड लाइन अवेयरनेस कैंपेन है, इसमें क्या होता है कि ड्रग्स है वो खुद बिना डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन की आप नहीं ले सकते हो। अगर आपको दवाई लेनी है ना, मेडिसिन लेनी है, तो डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन यानी पर्ची होनी जरूरी है, उसके बिना आप दवाई नहीं ले सकते हो। ये रेड लाइन अवेयरनेस के माध्यम से लाया गया था। फिर ग्लोबल इनिशिएटिव क्या है? इसमें ग्लोबल ग्लास है। ग्लास क्या है? ग्लोबल एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस एंड यूज सर्विलेंस सिस्टम। ग्लास इसमें क्या होता है, जो भी ये प्रोग्राम चलते हैं ना, उसके लिए सर्विलेंस लगाया जाएगा, डेटाबेस है उसका ट्रेस किया जाएगा, किस प्रकार का इस जो प्रोग्राम चल रहा है, कहाँ कहाँ इसका कितना यूज़ हो रहा है, इस प्रकार का डेटाबेस चलाया जाएगा। और AMR ग्लोबल एक्शन प्लान है, ये 2015 में चलाया गया था। और ये भी सारे स्टेक होल्डर मिलके इसके लिए WHO के साथ मिलकर कार्य करेंगे अलग अलग देशों में, किस प्रकार से इसके लिए कार्य किया जा सकता है, किस प्रकार से जागरूकता बढ़ाई जा सकती है। हिंदी मीडियम बच्चों के लिए जो रोगाणुरोधी के लिए शिक्षित करना जरूरी है। और दिल्ली की जो सोसाइटी है वो इस प्रकार का कार्य कर रही है, WHO के साथ में मिलकर, WHO के साथ में मिलकर इस प्रकार कार्य कर रही है और बड़े स्तर पर अभियान चला रही है। गवर्नमेंट ने क्या कदम उठाए? दिल्ली जो घोषणा डिक्लेरेशन किया है उसमें क्या ये अंतर सरकारी सहमति है, इसमें सारे जो स्टेक होल्डर है वो साथ मिलकर अवेयरनेस फैलाने का कार्य करेंगे। साथ साथ रेड लाइन जागरूकता है, इसमें ना बिना डॉक्टर की मर्जी के, बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी आप दवाई नहीं लोगे, ये कहा गया है। और वैश्विक वर्ल्ड स्तर पर ग्लास सिस्टम चल रहा है, एक प्रणाली निगरानी इनिशिएटिव है। इसमें जो भी ये है ना, ये ग्लास क्या करता है कि निगरानी रखने का कार्य करता है। और एक ग्लोबल एक्शन प्लान भी है MMR के लिए, ये 2015 में WHO के साथ में अदर नेशन मिलके इस पर कार्य कर रहे हैं और इस पर कार्य करने के लिए सहमत हुए थे, ठीक है। ये एक्सेस, वॉच और रिजर्व। एक्सेस में क्या होता है? एंटीबायोटिक दवाओं का इजीली एक्सेस होना चाहिए, वॉच निगरानी होनी चाहिए, रिजर्व जो भी है उसको दूर भी रखना चाहिए एंटीबायोटिक दवाओं को, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है रेड सी के बारे में। न्यूज़ में क्यों है कि इंडिया का एक वो शिप था, कार्गो शिप, उसको हौतीज ने पकड़ लिया। हौतीज कौन है? हौतीज यमन में रहने वाला एक रिबल ग्रुप है जिसने अभी कब्जा कर रखा। हौतीज जो यमन का स्टेट एंड कैपिटल, उस पर कब्जा करके बैठा है, जो ईरान के सपोर्टिव है, ये ईरान को सपोर्ट करते हैं। तो ये न्यूज़ में था, इन्होंने इंडिया के कार्गो शिप था उसे पकड़ लिया है, इसलिए न्यूज़ में था। अब जान लेते हैं रेड सी की लोकेशन, यमन की लोकेशन और रेड सी की लोकेशन। आप यमन की लोकेशन तो पहले भी देख सकते हो, रेड सी की लोकेशन जानोगे तो यमन की लोकेशन भी आ जाएंगी। ये हमारा है रेड सी, ठीक है। किसके जोड़ता है? रेड सी। ये इसके बारे में जानोगे ना आप, ये सेमी इनक्लोज्ड है, कम यहाँ से खुला हुआ है, देखो यहाँ से है खुला हुआ, सेमी इनक्लोज है, कम खुला हुआ है। और ये कहाँ है? इंडियन ओशियन और ये अपना मेडिटेरियन ओशियन, इनके बीच में सिचुएटेड है। ये नॉर्दर्न वर्ल्ड का नॉर्दर्न मोस्ट ट्रॉपिकल, मतलब आप नॉर्दर्न मोस्ट में जाओगे, ट्रॉपिकल में ये लास्ट पर है, ट्रॉपिकल में मोस्ट ट्रॉपिकल जो सी है। और ग्लोबल यूरोशियन 2000 ये इमेजनरी लाइन वहाँ पर स्थित है, रिफ्ट वैली के बीच में, ठीक है। अब इसके बारे में जान लो तो किस किस से जोड़ता है, किस किस से जो, ठीक है।
यहाँ पर है अपने सिनाई पेनिनसुला। यहाँ पे सिनाई पेनिनसुला, ये किसका, इजिप्ट का है। सिनाई पेनिनसुला, सिनाई पेनिनसुला, ठीक है। और सिनाई पेनिनसुला से जुड़ा हुआ जो इजिप्ट का है, यहाँ पे गल्फ ऑफ एडन है। गल्फ ऑफ एडन कहाँ पर, गल्फ ऑफ एडन नीचे, यहाँ पे गल्फ ऑफ एडन है। यहाँ है सिनाई पेनिनसुला जो का इजिप्ट का है, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखना। और इसके साथ ये रख सकता है, ये रेड सी है। यहाँ स्वेज कैनाल है, इससे जुड़ता है ये मेडिटेरियन सी से, मतलब आप देख लो, ये रेड सी है, गल्फ ऑफ एडन, ठीक है। और गल्फ ऑफ एडन के आगे यहाँ पे बाबल मांदव स्टेट है, बाबल मांदव स्टेट है, ठीक है। और यहाँ पर है सिनाई पेनिनसुला, यहाँ से स्वेज कैनाल है जिससे आगे मेडिटेरियन सी से जुड़ता है, ये इजिप्ट है, ठीक है, ये देख सकते हो। और यहाँ पे है सऊदी अरेबिया है, ठीक है। और यहाँ पे है इजिप्ट, देख लिया आपने, सऊदी अरेबिया। और यहाँ पे यमन है, यहाँ पे सूडान है, ये देख लो, ये सूडान है, अफ्रीकन कंट्री। यहाँ इरिट्रिया है, यहाँ जिबूती है, इरिट्रिया है, यहाँ जिबूती है। 5 कंट्री से लोकेशन लगती है कौन सी, यमन, सऊदी अरेबिया। ये दो देश एशिया के, इजिप्ट, सूडान, इरिट्रिया, जिबूती। यमन, सऊदी अरेबिया 2 एशिया की, इजिप्ट, सूडान और इरिट्रिया, जिबूती 4 देश। ये टोटल 6 देशों से बाउंड्री लगती है रेड सी की। ये चीज़, तो स्वेज कैनाल आपने देख ही लिया है, मेडिटेरियन सी से मिलता है, ठीक है। सिनाई पेनिनसुला, गल्फ ऑफ अकाबा, गल्फ ऑफ अकाबा यहाँ पर है, मतलब जो सिनाई पेनिनसुला है उसके नीचे है गल्फ ऑफ अकाबा। ये चीज़ आप लोकेशन में देख लेना, हिंदी मीडियम में जब लोकेशन समझाऊंगा तो मैं यहाँ पे एक बार क्लियर करके मैं समझा देता हूँ, पूरा पूरा क्लियर करके एक बार फिर से आप अच्छे से देख सको। तो यहाँ पर है गल्फ ऑफ एडन, गल्फ ऑफ एडन है, ठीक है। और ऊपर है, क्या हुआ, पेन कैसे नहीं चल रहा है, सॉरी, एक बार पेन स्टक हो जाता है बीच बीच में। पेन स्टक हो गया, ठीक है। यहाँ पे गल्फ ऑफ एडन है, गल्फ ऑफ एडन में ए से लिख देता हूँ, ठीक है। गल्फ ऑफ एडन या ई से लिख देता हूँ, गल्फ ऑफ एडन है। और यहाँ पे है बाबल मांदव स्ट्रेट है, इसको मैं यहाँ दिखाता हूँ, बाबल मांदव स्ट्रेट, ये देख लो। और यहाँ पे है गल्फ ऑफ अकाबा, गल्फ ऑफ अकाबा, यहाँ आपका स्वेज कैनाल है। और यहाँ पे गल्फ ऑफ स्वेज भी है, सॉरी गल्फ अकाबा और एडन, स्वेज कैनाल है। यहाँ पे मेडिटेरियन सी है, ठीक है, ऊपर मेडिटेरियन सी, ठीक है। यहाँ सिनाई पेनिनसुला है, ठीक है। अभी बाउंड्री किस किस से लगती है, कौन कौन से देश है, सऊदी अरब है यहाँ पे, ये सऊदी अरब, ये यमन है, इसकी बाउंड्री लग रही है। ये इजिप्ट है, ये है इजिप्ट के बाद सूडान, सूडान के यहाँ पे इरिट्रिया है और जिबूती, ऐसे इसकी बाउंड्री लग रही है, ठीक है। इसके बारे में पूरा डिटेल में देख लो से। और ग्लोबल नॉर्थ में है, नॉर्थ मोस्ट ट्रॉपिकल सी है, ठीक है। कनेक्टिव वाटरवे कौन कौन से, अरेबियन सी को जोड़ती है इंडियन ओशियन से। और गल्फ ऑफ एडन, नैरो स्ट्रेट कौन सी, बाबल मांदव, बाबल मांदव यहाँ है, नैरो स्ट्रेट है। और ये जोड़ती है रेड सी को, कहाँ से जोड़ती है, मेडिटेरियन सी से। यहाँ पे सिनाई पेनिनसुला है, गल्फ ऑफ अकाबा है, गल्फ ऑफ स्वेज, यहाँ पे गल्फ ऑफ स्वेज भी है ना, इसके आगे यहाँ पे 2 है ना, गल्फ ऑफ अकाबा, जो ऊपर से अब इजराइल की ओर जाना हो ना, तो यहाँ पे गल्फ ऑफ अकाबा है, यहाँ है गल्फ ऑफ अकाबा, यहाँ गल्फ ऑफ अकाबा और गल्फ ऑफ स्वेज, ये स्वेज कैनाल, आगे मेडिटेरियन सी है, ठीक है। और ये बाउंड्री यमन, सऊदी अरब, सऊदी अरबिया, इजिप्ट, सूडान, एरिट्रिया, जिबूती, इंडियन सीज की लगती है बाउंड्री, ठीक है। ये पूरा इसके बारे में था। चलते हैं हिंदी मीडियम का, देख ले लो, न्यूज़ में था, न्यूज़ अपने लिए इम्पोर्टेंट है नहीं, अपन जान लेते हैं रेड सी के बारे में। ये रेड क्यों है, रेड के बारे में देख लो, इसमें जो साइनोबैक्टीरिया है सेवाल, उसी के लिए ये रेड कलर है इसका। द्वीपसमूह, फारसन द्वीपसमूह, डकलक द्वीपसमूह, ये याद रखना, अगर कहीं क्वेश्चन बन जाए कहाँ पर, तो रेड सी के आसपास ये रेड सी है। और यहाँ पर है गल्फ ऑफ एडन, और यहाँ पर है बाबल मांदव स्ट्रेट, ठीक है, ये रेड सी है। यहाँ पर है गल्फ ऑफ अकाबा, ठीक है, गल्फ ऑफ स्वेज, ये स्वेज कैनाल, ये मेडिटेरियन ओशियन, ये है सिनाई पेनिनसुला, ये सऊदी अरब, ये यमन, ये सूडान, ये इजिप्ट,
इरिट्रिया, जिबूती, 5 देश, सॉरी 6 देशों से बाउंड्री लगती है। कौन कौन से हैं? सऊदी अरब, यमन, 2 है एशिया के, और फिर है इजिप्ट, सूडान, इरिट्रिया और जिबूती, 4 अफ्रीकन कंट्रीज है, इनसे लगती है इनकी बाउंड्री। रेड है, हाँ साइनोबैक्टीरिया इसके लिए रेड है, और ये इसके पास में आइसलैंड है। ये चलते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है टोकनाइज्ड कार्ड ट्रांजेक्शन। टोकनाइज्ड कार्ड ट्रांजेक्शन न्यूज़ में क्यों है? वीज़ा, ये कार्ड देने वाला है, वीज़ा कार्ड, वो वाला वीज़ा नहीं जो मिलता फॉर्म में, वीज़ा कार्ड देने का है, जो वीज़ा रुपये कार्ड नहीं होता है, तो कार्ड देने वाली एजेंसी है वीज़ा, ठीक है। तो वीज़ा कार्ड इन्होंने का टोकनाइज का है, वो इसका बढ़ गया है। इसके बाद न्यूज़ तो अपनी इंपॉर्टेंट हमारे लिए न्यूज़ है नहीं, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है टोकनाइजेशन के बारे में। टोकनाइज क्या होता है? आप अमेजोन, फ्लिपकार्ट वगैरह से शॉपिंग करते हो, वहाँ पे कार्ड की डिटेल डालते हो, उसके बाद ही शॉपिंग करते हो ना। तो वहाँ क्या होता है, कभी कभार आपकी अगर कार्ड की डिटेल चोरी हो जाए तो आप तो बर्बाद हो सकते हो, आप तो सेफ्टी सिक्योरिटी वगैरह सब चली जाती है, प्राइवेसी वगैरह। तो आरबीआई ने क्या किया है, आरबीआई ने गाइडलाइन जारी करी है कि जो भी अमेजोन, फ्लिपकार्ट वगैरह है ना, वहाँ पे जो कार्ड की डिटेल दे रखी है ना, उसको हटाओ और उसके जगह पर डिटेल डालो, टोकन नंबर जारी करो। जो भी टोकन नंबर जारी कौन करेगा? मास्टर कार्ड है, वीज़ा कार्ड है, देखो टोकनाइज कार्ड इश्यूज बाय द कार्ड नेटवर्क लाइक वीज़ा, मास्टर कार्ड, रुपे कार्ड, इनके द्वारा जारी करे, वो टोकन नंबर जारी करेगा। और वो टोकन नंबर यूज़ होंगे, जैसे कि ये मेरे नंबर थे 1 2 3 4 5 6, ये मेरा कार्ड नंबर है, उसकी जगह मेरे को नंबर दिए गए हैं ABCD, ये नंबर दे दिए, टोकन नंबर दे दिए। अब मैं ABCD डालूंगा तो मेरे कार्ड नंबर ऑटोमेटिक इसमें इंसर्ट हो जाएंगे और अब मैं शॉपिंग कर सकता हूँ। तो मेरे ATM के जो नंबर थे या डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के नंबर की जगह ये यूज़ कौन से नंबर हो रहे हैं? अब नंबर यूज़ हो रहे हैं, टोकन नंबर यूज़ हो रहे हैं। कौन से टोकन नंबर यूज़ हो रहे हैं? जो मेरे को इन जो टोकन कार्ड थे नेटवर्क इन्होंने दिए है। तो अब क्या मेरी डिटेल अगर कोई चोरी भी हो जाए तो ABCD यूज़ होंगी, तो पता नहीं चलेगा मेरा असली ओरिजिनल नंबर कौन से है, वो तो पता ही नहीं चलेगा क्योंकि मैं टोकन नंबर यूज़ कर रहा हूँ। यही टोकनाइजेशन होता है। इसमें क्या होता है, ओरिजिनल आपके क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के नंबर की जगह टोकन नंबर यूज़ होंगे, ठीक है। तो आरबीआई ने इसमें बेनिफिट क्या होगा, इसमें जो सिक्योरिटी इन्हेंस होगी, फिर जो रिस्क होगी ना आपके डेटा की वो कम हो जाएगा, डेटा ब्रीच की रिस्क कम हो जाएगी, और इनक्रीज ट्रस्ट बढ़ जाएगा, डिजिटल पेमेंट है, इम्प्रूव पेमेंट एक्सपीरियंस बढ़ जाएगा, फ्रॉड कम हो जाएंगे, कंप्लाइंस है वो भी कम हो जाएगा, टोकनाइज कार्ड ट्रांजेक्शन भी बढ़ जाएंगे, ठीक है। चैलेंज क्या हो सकता है? एक तो एजुकेशन अवेयरनेस की चैलेंज है, ऑपरेशनल जो भी है रेगुलेटरी गाइडलाइन है उसमें भी चैलेंज अभी आ रहे हैं, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स क्यों है? कॉम्प्लेक्स क्यों? एक तो टोकनाइज कार्ड को बनाना, उसके बाद में सारे जो बिजनेस उसको डील करे कौन, वीजा कार्ड मास्टर, इसको कैसे मैनेज करेगा कैसे नहीं करेगा। इसके साथ साथ है ना, ये जो कार्ड है ना उनको एक चीज़ को मानना पड़ता है, जो भी कार्ड वगैरह है ना, अगर वो चीज़ किसी चीज़ को फॉलो करें तो पेमेंट कार्ड इंडस्ट्री डेटा सिक्योरिटी स्टैंडर्ड PCI DSS इसके जो रेगुलेशन होते हैं ना, उन सभी, देखो ये पॉइंट याद रखना, जितने भी अगर अभी अपन पेमेंट वगैरह यूज़ करें उसमें अगर कार्ड का यूज़ करें ना, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड, तो इनको जो भी कार्ड नेटवर्क वाले हैं इनको PCIDD कौन है? पेमेंट कार्ड इंडस्ट्री डेटा सिक्योरिटी स्टैंडर्ड PCI DSS, इनके रेगुलेशंस दिए गए हैं PCI DSS का, वो मानना जरूरी है। बट अपन टोकनाइजेशन की बात करेंगे तो टोकनाइजेशन में इनके रेगुलेशंस को मानना जरूरी नहीं है। यहाँ पे अगर क्वेश्चन बनता है टोकनाइजेशन में PCI DSS की रेगुलेशंस को मानना जरूरी है, टोकन ही मानना जरूरी नहीं है, ठीक है। ये ऐसे पीरियड में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं और वहाँ पर अटक जाते हैं, तो ये चीज़ याद रखना, वहाँ पे इसको मानना जरूरी नहीं। बाकी क्या चीज़ है वो अपने लिए इंपॉर्टेंट है नहीं, बेनिफिट अपन ने देख लिए और इस चीज़ को फॉलो नहीं करना। और यही चिंता का विषय है कि भाई इससे दिक्कत भी तो आ सकती है ना लोगों को रेगुलेशंस कौन बनाएगा, ये चीज़ है। हिंदी मीडियम, यही न्यूज़ में था कि टोकनाइजेशन को बढ़ावा, टोकनाइजेशन समझ में आ गया, वो सिंपल वर्ड में बोला था, हिंदी इंग्लिश सिमिलर था कि क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड की जगह टोकन नंबर का यूज़ किया जाएगा, जिससे अमेजन फ्लिपकार्ट वगैरह है ना, जोमेटो वगैरह, वहाँ पे इनका यूज़ जैसे डेटा ब्रीच वगैरह की नुकसान वो नहीं हो जाएगा। जारी कौन का? वीज़ा में जो नेटवर्क द्वारा है, वीज़ा मास्टर रुपये वगैरह वो जारी करेंगे और धोखाधड़ी कम हो जाएगी, इससे ईजी हो जाएगा, डिजिटल जो भी पेमेंट का वो बढ़ेगा, ट्रस्ट बढ़ेगा, अच्छा हो जाएगा, भुगतान का जो भी अनुभव है एक्सपीरियंस वो अच्छा हो जाएगा। चैलेंज है जागरूकता कम है और दिशा निर्देश वगैरह अभी तय नहीं है। इसके साथ साथ जो भी इसका रेगुलेशंस बनाता है PCI DSS, उसका जो भी रेगुलेशंस है उसको फॉलो नहीं करना, जिसके लोगों को ट्रस्ट में दिक्कतें आ सकती है, लोग ट्रस्ट नहीं करेंगे इससे, तो ये भी दिक्कतें आ सकती है। चलते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल की, जो है रानी लक्ष्मीबाई के बारे में। अभी रानी लक्ष्मीबाई का बर्थ था और बर्थ एनिवर्सरी थी और प्रधानमंत्री जी ने इनको ट्रिब्यूट दिया है बर्थ एनिवर्सरी पे।
तो लक्ष्मीबाई के बारे में जान लेते हैं। लक्ष्मीबाई का जो बॉर्न हुआ था 1828 में हुआ था। कहाँ हुआ था? वाराणसी में। वी सैल्यूट वाला, हम सब इनको सैल्यूट करते हैं। बहुत क्या क्या किया आपको पता ही होगा। खूब लड़ी मर्दानी, वो झांसी वाली रानी थी, यू नो वेरी वेल। ठीक है। मैरिज हुई थी 1842 में। किससे हुई थी? गंगाधर राव जी से हुई थी, जो महाराजा थे झांसी के, इनके साथ हुई थी। बाद में इनको रानी लक्ष्मीबाई भी नाम से जाना गया। ठीक है। इन्होंने आनंद राव जी को अपने एडॉप्ट किया था, अपने सन को। इनके बच्चा नहीं था तो इन्होंने अडॉप्ट किया था। और बाद में क्या होता, बाद में इनका नाम दामोदर पड़ गया। और बाद में दिक्कत इनको यूँ आई थी कि उस टाइम में जो डलहौजी थे ना, डलहौजी ये कौन था? ये था वायसरॉय था उस टाइम में, गवर्नर जनरल था। ठीक है। 1848 से 56 तक डलहौजी था, वो गवर्नर था। वायसरॉय नहीं, वायसरॉय तो 1858 के बाद में बनते हैं ना, तो हम 1858 से पहले की बात कर रहे हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है ना। ये डलहौजी की पॉलिसी थी। तो इन्होंने क्या एनेक्सेशन एक पॉलिसी लाई, जिसमें अगर किसी किसी जो राजा है, अगर उसका खुद का पुत्र नहीं, राजा खुद का पुत्र नहीं है ना, तो वो अडॉप्ट करके जो सन लाएंगे ना, तो वो खुद राजा नहीं बन सकता। अगर अडॉप्ट करे हुए दत्तक पुत्र जिसे कहा जाता है, दत्तक यानी अडॉप्टेड सन। अगर अडॉप्टेड सन है ना, तो वो राजा नहीं बन सकता है। ये एनेक्सेशन के लिए ऐसी पॉलिसी लेके आए थे, डॉक्ट्रिन ऑफ लॉस की। और इसी पॉलिसी के चलते इनका जो पुत्र था दामोदर, जो भी थे, वो राजा बन नहीं सकते थे। तो इन्होंने, जो भी डलहौजी थे, इन्होंने झांसी की रानी को कहा कि आप तो अपना बच्चा, तो आपका बच्चा तो बन नहीं सकता है, तो आप सरेंडर कर दो और राजपाट छोड़ दो। तो वहाँ पे इनका जो झांसी की रानी जी थे, लक्ष्मीबाई जी, उन्होंने मना कर दिया। तो वो तो चैलेंज एक्सेप्ट करने वाले थे, तो उन्होंने अपना राज इजीली तो दे दिया नहीं। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो दानव एडॉप्ट किया था, और वो लीगल ईयर था, और लीगल ईयर था। बट ब्रिटिशर ने कहा कि डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट के तहत वो बन नहीं सकता है। तो इन्होंने 1857 की क्रांति में भी काफ़ी इंपोर्टेंस रोल किया था। कैसे कि वहाँ से इनके बीच में वो चल ही रहता था टसन। बाद में ये जब रिवॉल्ट हुआ, तो रिवॉल्ट में रानी लक्ष्मीबाई ने भी रिबेलियर बन गई, और ब्रिटिशर जो उनके खिलाफ वॉर कर दी स्टार्ट इन्होंने। और सर यूज रोज आपने मूवी वगैरह में देखा होगा। इन्होंने इनको सरेंडर करने को बोला, आप सरेंडर कर दो। तो लक्ष्मीबाई जी ने सरेंडर किया नहीं और वॉर स्टार्ट कर दी। काफ़ी टाइम तक इनके बीच में वॉर चली, और इनको तात्या टोपे जी ने और नाना साहब ने सपोर्ट किया। इनकी सहायता से ये वहाँ से भाग गए, मतलब वहाँ से चले गए दूसरी जगह। बाद में इनके और ब्रिटिशर्स थे, उनके बीच में काफ़ी भयंकर लड़ाई हुई, और आखिर में इनको वीर गति प्राप्त हुई, इनकी मृत्यु हो गई। और वीर गति इनको प्राप्त हुई कब हुई? 1758 में। एक बार फिर से देख लो, एक बार 1828 में बर्थ हुआ था। यूपीएससी के लिए टाइम लाइन तो इम्पोर्टेंट है नहीं, बट आप जानने के लिए बस देख लो। 42 में मैरिज हुई थी, किससे हुई थी? गंगाधर राव जी से। इनका एक दत्तक पुत्र था, मतलब इनका रियल पुत्र था नहीं, इन्होंने अडॉप्ट किया। और एडॉप्टेड को वो वारिस बना नहीं सकता, लीगल हेयर बना, वैसे तो लीगल हेयर बनता, बट ब्रिटिशर लेके आए थे। एनेक्सेशन की पॉलिसी थी, डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट की, और लेफ्ट की पॉलिसी के चलते वो बन नहीं सकते थे, किंग बन नहीं सकते थे। तो इनको सरेंडर करने को बोला यूज़ ने कि आप सरेंडर कर दो, राजपाट छोड़ दो, बट इन्होंने सरेंडर किया नहीं। और 1858 में इन्होंने रिबल बन गए, और अदर महिलाओं के साथ में लेके इन्होंने युद्ध करना स्टार्ट कर दिया। और वहाँ से तात्या टोपे की हेल्प से वो वहाँ से भाग भी गए। बाद में इनके बीच में युद्ध भी हुआ। आखिर में 7 जून 1858 में इनको वीर गति प्राप्त हुई। और जो जनरल यूज़ थे, उन्होंने रेस्पेक्ट में कहा भी था कि बहुत सारी औरतों में एक मर्द की जैसी सो रही है रानी, मतलब इनकी रेस्पेक्ट में इनका सिर झुक गया था। तो हम भी कहते हैं खूब लड़ी मर्दानी, वो झांसी वाली रानी थी। तो सिर झुक गया था अपने, जो भी इनका एनिमी भी था ना, एनिमी, उनका भी सिर झुक गया था इनकी रेस्पेक्ट में। तो क्या आप देख सकते हो कितना बहादुरी का काम उन्होंने किया था। हिंदी मीडियम एक बार देख लो आप भी, कि रानी लक्ष्मीबाई की जयंती पर श्रद्धांजलि दी गई थी। बर्थ 1828 में हुआ था वाराणसी में। मणिकर्णिका तांबे में, मणिकर्णिका नाम की इनकी मूवी भी बनी है ना। और 1842 में लक्ष्मीबाई झांसी के गंगाधर राव जी के साथ में इनकी शादी हो गई, और लक्ष्मीबाई के नाम से जाना गई, रानी लक्ष्मीबाई के नाम। इन्होंने आनंद राव को गोद में लिया, बाद में दामोदर इनका नाम रखा गया। बट जो विलय की नीति थी ना, एनेक्सेशन की पॉलिसी, उसके तहत जो किसकी थी? डलहौजी की थी। डलहौजी के बारे में पढ़ सकते हो आप मॉडर्न इंडिया में। उसके तहत ये बन नहीं सकते थे। तो कानूनी रूप से इनका उत्तराधिकार था, बट ईस्ट इंडिया कंपनी इनको मानती नहीं थी, इनको कब्जा करना ही था। तो उत्तराधिकार की चैलेंज आ गया। अब उत्तराधिकार बनेगा कौन? क्योंकि वैसे तो इन्होंने गोद लिया था, वही बनना चाहिए, डॉक्टर की पॉलिसी की तहत वो बन नहीं सकते थे। तो इनको चैलेंज दिया गया, इनको बोला कि आप सरेंडर कर दो और छोड़ दो, चले जाओ झांसी। बट इन्होंने एक्सेप्ट किया चैलेंज, और 1858 जो 57 की क्रांति उसके साथ में इन्होंने विद्रोह कर दिया। और ये कमांडर ह्यूज रो के साथ में
लड़ाई करती हुई मतलब यहाँ से निकल गई, मतलब तात्या टोपे की हेल्प से। बाद में इनकी फिर से लड़ाई हुई, और लड़ाई में ये 17 जून 1858 में वीर गति को प्राप्त हुई। एक नायक की तरह वीर गति को प्राप्त हुई ये। खूब लड़ी थी ये। और जो वहाँ के जो सर जो विरोज थे ना, इनके जनरल, इन्होंने भी सिर झुकाते हुए कहा कि यहाँ बहुत सारी महिलाओं, मतलब ये बहुत सारी महिलाओं में एक विद्रोही पुरुष, एकमात्र पुरुष थी ये, मर्द के जैसे सो रही थी। तो आज की डिस्कशन में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।